नमस्कार। देश की बात में पहले बात स्वास्थ्य की। देश भर में आज 15 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण की शुरुआत हुई है। करीब 16 लाख बच्चों युवाओं को आज पहला टीका लग गया है। ये टीका इनमें बहुत हद तक कोविड से सुरक्षा प्रदान करेगा। बहरहाल देश के 23 राज्यों में ओमिक्रॉन फैल चुका है। महाराष्ट्र में 510 ओमिक्रॉन के मामले हैं, 193 में ठीक हुए। दिल्ली में 351 ओमिक्रॉन के मामले, 57 ठीक हुए। देश भर में 24 घंटे में आए 33,750 नए मामले। और आपको बता दें 10,846 कोरोना के मरीज ठीक भी हुए हैं। देश में जो संक्रमण दर है करीब 4% है और देश में कोरोना के जो एक्टिव मामले हैं 1,45,000 से ऊपर है। तो हम डॉक्टर एन.के. अरोड़ा जो कोविड वर्किंग कमेटी की देश की उसके चेयरमैन है, हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अरोड़ा जुड़ने के लिए। सर, कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक दिन में करीब 34,000 अब कहा जा रहा है और जो संक्रमण दर है करीब 4% है। क्या आंकलन है, क्या हालात हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप इन मामलों को? जैसा कि आप पिछले कुछ दिनों में देख रहे हैं कि सारे देश में केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और जो जीनोम सीक्वेंस का इंसाकॉग का जो डेटा है उसके हिसाब से ओमिक्रॉन का प्रोपोर्शन बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। और आज जैसे कि अनाउंस किया गया कि दिल्ली में पिछले हफ्ते जो ओमिक्रॉन था 80% से ज्यादा केसेस ओमिक्रॉन के कोविड केसेस पॉजिटिव थे। और जो बड़े शहर हैं, मेट्रो सिटीज हैं, चाहे मुंबई है, बेंगलोर है, अहमदाबाद है, कोलकाता है, जहां पर ये तेजी से केस बढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि ज्यादा इन सब जगह पे ओमिक्रॉन का रेशियो या प्रोपोर्शन बढ़ता चला जा रहा है। और आने वाले समय में जैसे ये और जगह फैलेगा तो ओमिक्रॉन तो एक तरीके से तीसरी लहर के आगाज हो चुका है और आने वाले समय में बहुत तेजी से केसेस बढ़ने की संभावना है। जी, तो आप कह रहे तीसरी लहर का आगाज हो चुका है। सर, ओमिक्रॉन देश में कितना फैल चुका है? क्योंकि सरकारी आंकड़े हैं वो बहुत कम है, 1500 से 1700 के बीच में, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट्स के जो आंकलन है वो बहुत ज्यादा हैं। तो आप लोगों के इनपुट्स क्या हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसीलिए ये स्ट्रैटेजी बनाई गई कि कुछ जो बड़े शहर हैं वहां पर 100% जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए, क्योंकि पूरे कंट्री में 100% नहीं की जाती है। और उसी बेसिस पे जो पिछले हफ्ते में दिल्ली में केसेस आए हैं वो 80% से ऊपर आए हैं। इसका मतलब जो तेजी से तो पूरे के पूरे सीक्वेंस करने की आवश्यकता भी नहीं रहती, लेकिन आप इन आंकड़ों को देखकर कह सकते हैं कि जो पिछले हफ्ते 10 दिन में जो केसेस तेजी से बढ़े हैं उनमें ज्यादा केसेस ओमिक्रॉन के होने की संभावना है। सर, तो फिर ऐसे में अब हमें करना क्या है? किस तरह की तैयारी हमें करनी है? हाँ, तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि हम सबको आतंकित होने की जरूरत नहीं है, पैनिक की होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अभी तक डेटा है पूरी दुनिया से कि ज्यादा ओमिक्रॉन जो है ज्यादा गंभीर बीमारी नहीं करता है। और हमारे लिए सबसे बेहतरीन उदाहरण है साउथ अफ्रीका, जहां पर तेजी से केसेस बढ़े और लगभग 2 हफ्ते के अंदर ही 3 हफ्ते के अंदर केसेस नीचे की तरफ आने लग गए हैं। तो हमारी सिचुएशन भी वैसे ही होने की संभावना है। और अब जो है हम लोग इसकी तरफ देखेंगे कि जो जिनको जरूरत है उन्हीं को हॉस्पिटल में दाखिल होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, तो उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है कि किन लोगों को दाखिल होना चाहिए। दूसरा, जहां तक आप सवाल पूछना चाह रहे हैं कि कंटेनमेंट एंड लॉकडाउन की, तो ओवरऑल लॉकडाउन करने का कोई सवाल नहीं बनता और कोशिश की जाएगी कि जो वो है, एक पिछली बार हम लोगों ने कहा था कि स्मार्ट कंटेनमेंट, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिससे कि फैलाव को, प्रसार को धीमा किया जा सके और वही पॉलिसी फॉलो की जाए।
जी सर, जो ये जिस तरह से फैल रहा है 2 से 3 हफ्तों में अगर हम देखें 2% से 30% हो गया है। और एक दिन में हमने देखा था जब डेल्टा की हम दूसरी लहर में थे तो एक दिन में जब पीक हुआ था तो 4 लाख केसेस आए थे। अब इसके अनुमान कहा जा रहा है 16 से 20 लाख केसेस हो सकते हैं। तो हम तैयार हैं? तो हम लोग आंकड़ों को देख रहे हैं और मॉडलिंग एक्सरसाइजेस रेगुलर बेसिस पे है। हमें लगता है कि पीक कितना होगा ये तो कहना इस समय मुमकिन नहीं होगा, लेकिन केसेस काफी रहेंगे। लेकिन एक जिसको कहना चाहिए कंफर्टेबल बात यह है कि ज्यादातर एसिम्टोमेटिक या माइल्डली सिम्टोमेटिक केसेस ही रहेंगे जितना भी होता है, और जिनको अस्पताल में दाखिल होने की जरूरत है वो बहुत कम होने की संभावना है। ये हमारा अभी तक का जो हमारा यहाँ का आकलन है वो भी यही कह रहा है। और क्योंकि अगर हम दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता वगैरह में देखते हैं तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कुछ आंकड़े देखे थे, मुंबई में ज्यादातर 95% बेड्स अभी भी अवेलेबल हैं, बहुत कम दाखिल हुआ है। तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि मेन कि हमारे जो स्वास्थ्य सेवाएं उस पर कितना दबाव पड़ेगा, और उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। जी सर, आखिरी सवाल, तो ऐसे में आप लोगों ने निर्देश क्या दिए हैं राज्यों को, क्योंकि जहन में सवाल यही है, आर वी प्रिपेयर्ड? हम लोग जो पूरे स्टेट्स को कहा गया है कि कोविड के जो बिस्तर एलोकेशन करना है, रीअसाइनमेंट करना है, वो इमीडिएटली करने की जरूरत है। ऑक्सीजन बेड्स की संख्या कई गुना बढ़ा दी गई है। वेंटिलेटर्स की संख्या को लगभग 70,000 वेंटिलेटर बेड्स हैं इस समय पूरे कंट्री में, और आईसीयू बेड्स की संख्या बढ़ा दी गई है, जिससे कि जो हमें परेशानी दूसरी लहर के दौरान हुई थी वो परेशानी नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ चाहे वो पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, हमें अभी से तैयारी करनी होगी, क्योंकि अगले हो सकता है 2 हफ्ते 3 हफ्ते में केसेस की संख्या काफी बढ़ जाए। डॉक्टर अरोड़ा, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चेयरमैन है कोविड वर्किंग ग्रुप के, और उनका कहना है कि तीसरी लहर का आगाज हो चुका है और अगले 2 से 3 हफ्ते में संख्या ये बढ़ने वाली है। हम सबको अलर्ट रहना है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। और अब आइए इसी बातचीत को कुछ और आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ते हमारे साथ डॉक्टर सुमित रे हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट क्रिटिकल केयर, होली फैमिली अस्पताल, और डॉक्टर शैलेंद्र सिंह राजपूत है, सीनियर कंसल्टेंट हैं, बदेरिया मेट्रो प्राइम हॉस्पिटल जबलपुर से। तो पहले मैं डॉक्टर रे आपके पास आऊंगी। डॉक्टर रे, आपने भी सुना डॉक्टर एनके अरोड़ा कह रहे थे कि तीसरी लहर में हम लोग यहाँ पे शुरू हो चुकी है हमारे देश में। आपके जहन में आप बताइए क्या क्या तैयारियां आपको लग रही हैं? क्या हम तैयार हैं आपके हॉस्पिटल में? किस तरह से आप लोगों ने इंतजाम किए हैं? नमस्ते निधि। जैसे हमने सुना डॉक्टर अरोड़ा ने कहा, तैयारी है। ऑब्वियसली इस बार हमारी तैयारी बेटर है सेकेंड वेव से, क्योंकि हम बेटर प्रिपेयर्ड है, ऑक्सीजन सप्लाईज बेटर हैं, वेंटिलेटर्स कहीं ज्यादा है, आईसीयू बेड्स हम बढ़ाने के कैपेसिटी में है जरूरत पड़ेगा तो, और उस तरह से प्रिपरेशन बेटर है। और इसमें जैसे डॉक्टर अरोड़ा ने कहा, कुछ डेटा भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा माइल्डर है, साउथ अफ्रीका का डेटा अभी पब्लिश हुआ है 2-3 दिन पहले, और उसमें दिखता है बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है। पिछले 3 वेव्स में, वहां पर चौथा वेव कह रहे हैं ये वाला ओमिक्रॉन वाला, पिछले 3 वेव्स में 80% पेशेंट्स जो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी। इस वेव में सिर्फ 16% को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, और वेंटिलेटर पे करीब 16% पेशेंट्स थे पिछले वेव्स में, और इस वेव में ओनली 1.6%, मतलब 1/10 पेशेंट वेंटिलेटर पे हैं। सो हम लोग भी होपफुल हैं कि हाँ, नंबर्स इन्फेक्शन के होंगे ज्यादा, पर हॉस्पिटल्स पे और हेल्थ सिस्टम पे प्रॉबेबली उतना लोड नहीं पड़ेगा। पर यही है कि जो सब लोग कह रहे हैं कि यदि नंबर्स बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, छोटा परसेंटेज भी होते हुए, तो लोड पड़ सकता है। तो उसके लिए तैयारी है जरूर, पर हम लोग होपफुल भी हैं कि इस बार उस तरह का प्रेशर जो हमने सेकेंड वेव में देखा था, उस टाइप का प्रेशर नहीं होगा। पर एक जरूरी है कि यदि उस लेवल का नंबर ऑफ पेशेंट्स होते हैं, एक जो हेल्प हमें गवर्नमेंट से चाहिए, जो पिछली बार दिल्ली शहर में उतना नहीं हो पाया, कि कोऑर्डिनेशन, कि एक हॉस्पिटल में यदि बेड फुल होता है तो दूसरे
हॉस्पिटल में मूव करने के लिए पेशेंट, सेंट्रलाइज करने के लिए मूवमेंट पेशेंट्स के, कि कोई एक हॉस्पिटल यदि ओवरवेल्म हो जाता है, उसमें ज्यादा पेशेंट्स हो जाते हैं तो दूसरे हॉस्पिटल, ऐसा ना हो कि पेशेंट्स भाग भाग के ढूंढते रहें बेड्स। उसका एक ऑर्गेनाइज तरीके से, जैसे बॉम्बे में किया गया था, उस तरह से किया जाए तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। बिल्कुल, ये आपने बहुत अहम बात की डॉक्टर रे की कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर राजपूत, आपसे मैं जानना चाहूंगी सर, आप तो जबलपुर में, वहां पे क्या स्थिति है, कितने पेशेंट बढ़ रहे हैं और आपका क्या आंकलन है सर? सर अभी तो जबलपुर शुरुआत है। जबलपुर हमेशा मेट्रो सिटीज से 1-2 हफ्ते पीछे चलता है, तो मुझे लगता है कि हमारे पास 2 हफ्ते बाद पीक आएगा। जिस तरीके से दिल्ली और बॉम्बे में चालू हो गया है, वैसे मुझे लगता है जबलपुर में थोड़ा धीरे है, और 2 हफ्ते बाद हमारे पास उस तरीके से केसेस आने लगेंगे। बिल्कुल डॉक्टर रे, जो हम पहले भी बात करते रहे सबसे, वो उनका ये कहना है कि हमें इस समय इस पे ध्यान देने के लिए कि ये ओमिक्रॉन है या क्या है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो दूर दराज के हमारे हॉस्पिटल्स हैं, आप लोगों के तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। आपने कंसर्न की, एक तो कोऑर्डिनेशन की बात की, लेकिन बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या वो सुधरा है? आप लोगों को क्या रिपोर्ट्स मिली हैं? देखिए, पिछले सर्च से तो काफी स्टेट्स में बेटर हुआ है। इंडिविजुअल स्टेट्स का बताना मुश्किल है, पर कुछ स्टेट्स तो हर समय ठीक थे, जैसे साउदर्न स्टेट्स हैं, वो तो हर समय ही उनके इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर थे, वो केरला हो या तमिलनाडु हो या कर्नाटका हो। बट बाकी स्टेट्स में भी इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हुआ है इस सेकेंड सर्ज, सेकेंड वेव के वार्निंग के बाद। ऑक्सीजन सप्लाईज तो श्योरली बेटर हुए हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सप्लाई, पर अभी भी जो एक चीज इक्विपमेंट, और वो तो आ गया है कुछ हद तक, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बेटर हुआ है, पर हम लोग अभी भी स्टाफ, मतलब एक्चुअली जो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं होता, जो स्टाफ चाहिए, जो ट्रेन स्टाफ चाहिए, उस तरह के लेवल ऑफ हम इंक्रीज नहीं देखे हैं, ना ट्रेन स्टाफ का, ना नर्सेस का। दूसरी तरफ दूसरा प्रॉब्लम यह है कि अभी 1/3 हमारे पीजी बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, जो हमारे बड़े स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स होता है, क्योंकि नीट का एग्जाम का रिजल्ट्स आके अभी उसका काउंसलिंग नहीं हुआ, तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम है इस टाइम पे। क्योंकि यदि सर्ज होता है तो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स होता है, बहुत ही कमिटेड वर्कफोर्स होता है, वो 1/3 मतलब 33% अभी अवेलेबल नहीं है हमारे पास। और ये एक विनती है कि उनसे, सुप्रीम कोर्ट से और गवर्नमेंट से, कि इसको जल्दी से जल्दी सेटल किया जाए और जल्दी से जल्दी बच्चे हमें ज्वाइन करें, पीजीज ज्वाइन करें हमें, बिकॉज बहुत ही जरूरी है कि ये लोग ज्वाइन करें। बिल्कुल, और इसके लिए अगर प्रीपोन भी करनी पड़े हियरिंग डेट, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट करे। डॉक्टर राजपूत, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी सर कि ओमिक्रॉन को लेकर एक तरह से ये भी कहा जा रहा है हल्का है, इसके माइल्ड सिम्टम्स हैं, पैनिक ना करें, लेकिन आप किस तरह से वहां पे लोगों को समझा रहे हैं? क्योंकि हम दिल्ली में भी देख लें, बड़े शहरों में भी देख लें, और छोटे शहरों की तो तस्वीरें आ रही है कि लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। यहाँ पे तो दिल्ली में येलो अलर्ट है, और अब तो बहुत ही जिस तरह से तीसरी लहर आ ही गई है, तो यहाँ पे तो हम एक प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, पुलिस भी सतर्क हो गई है। वहां पे किस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं? प्रशासन अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। हम लोग भी लगातार बोल रहे हैं कि मास्क अभी भी वैक्सीन का ही काम कर रहा है। एक सेकंड वैक्सीन जो है वो मास्क ही है, जो हमको रोज बचाता है। तो मास्क पे तो पूरा ध्यान रखें, और सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी जो रूल्स है, रूल्स इज सेम, रूल्स चेंज नहीं होते हैं, चाहे ओमिक्रॉन हो, डेल्टा हो, बीटा हो, रूल्स इज सेम। हमको बचना तो वैसे ही है जैसे हम पहले से बचते चले आ रहे हैं। यदि हमने रूल्स तोड़ा तो हम फंसेंगे। ओमिक्रॉन के साथ एक बुरी बात है, एक अच्छी बात है। एक बुरी बात यह है कि ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत हाई है, तो जो भी संपर्क में आएगा उसके फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अच्छी बात यह है कि माइल्ड डिसीज देता है, लेकिन एक जितनी पॉपुलेशन हमारे हिंदुस्तान की है 137 करोड़, यदि वो माइल्ड डिसीज भी देगा, 1% लोग भी सीरियस होंगे, तो 1.37 करोड़ सीरियस होंगे। तो 1.37 करोड़ सीरियस पेशेंट्स को हैंडल करने की क्षमता हमारे पास है क्या? क्योंकि जो पीक आएगा वो बहुत फास्ट आएगा, वो डेल्टा जैसा पीक नहीं आएगा। डेल्टा का पीक थोड़ा सा ब्रॉड था, 2 महीने तक हम लोगों ने झेला, लेकिन इसका जो पीक आएगा वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते का पीक होगा। तो क्या उस समय हमारे पास इतनी क्षमता होगी और हम उस बेड को अलोकेट कर पाएंगे? क्योंकि 1.37 करोड़ लोगों को ट्रीट करना 2-3 हफ्ते के अंदर यदि सीरियस होते हैं तो इट्स अ बिग जॉब, बहुत बड़ी चीज होगी। बिल्कुल, आपने बहुत अहम बात की है।
और कोरोना की ही बात करते हैं, एक और आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तो सिर्फ 15 दिन पहले भारत में कोरोना के मामले रोजाना 5,000 साढ़े 5,000 तक थे, लेकिन अब पिछले 24 घंटे में 34,000 हो चुके हैं। कोरोना की तीसरी लहर आ ही चुकी है। तो इस बीच 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण हुआ है, ये शुरुआत हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। 15 से 18 साल के बीच के किशोरों को टीका लगने लगे हैं। इस उम्र की आबादी करीब 7 करोड़ 40 लाख है। Now that finally we're getting vaccinated, we're really excited. So yeah. ये लग रहा था कि वैक्सीन लगने के बाद जो है वो कोविड बहुत माइल्ड होता है, अगर होता भी है तो। उसका पता नहीं, बट वही एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन आ जाती है। जैसे लाइक वैक्सीन लगता है, वी फील सेफ। बाहर निकलने पे लाइक वो डर नहीं रहता है कि हाँ कोरोना हो जाएगा। डरने का कुछ है नहीं, जिनको भी डर लग रहा है वैक्सीन ले लो, कुछ होने वाला है नहीं, अच्छा है, काफ़ी सेफ भी रहोगे वैक्सीन लेके, तो इट्स बेटर कि तुम ले लो पहले। पिछले 5 दिनों में देश में कोरोना के केस 2.5 गुना बढ़ चुके हैं। इन 5 दिनों में 1,14,000 मामले सामने आए हैं। पॉजिटिविटी रेट 3.84% पर जा पहुंची है। वहीं एक्टिव मरीजों की तादाद 1,45,000 से ज्यादा है। 29 दिसंबर को देश में कोरोना के 13,154 केस थे। 30 दिसंबर को 16,764, 31 दिसंबर को 22,775, 1 जनवरी को 27,553 और 2 जनवरी को 33,750 मामले सामने आए। वहीं देश में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का आंकड़ा 1,700 जा पहुंचा है। मामलों ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया है। अस्पताल पर फिलहाल ज्यादा बोझ नहीं बढ़ा है, पर आशंका से इनकार नहीं, क्योंकि नए वेरिएंट को लेकर प्रारंभिक जानकारी तो है, पर अंतिम निष्कर्ष का अब भी इंतजार है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। तो देश की बात में अब हम कोरोना और ओमिक्रॉन की खबरों से आगे बढ़ते हैं और अब रोजगार और या कहें बेरोजगारी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट लेकर आए हैं। देश की बात में खबर अब मध्य प्रदेश से है। ग्वालियर के बाद मध्य प्रदेश के शिवपुरी, उज्जैन जिला में आपको बता दें कि यहाँ पर जो नौकरियां निकली, माली, प्यून, वॉचमैन, ड्राइवर और स्वीपर बनने के लिए एक मेला लगा बेरोजगारी का एक तरह से। यहाँ भी 10 से 12 पदों के लिए कई हजारों युवा पहुंच गए, जिनकी शैक्षणिक योग्यता तो 10वीं पास थी, लेकिन लाइन में जो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट भी बचे। और इस बीच सरकार ने कहा है कि वो हर महीने रोजगार दिवस मनाएगी। ग्रेजुएट है सर, ग्रेजुएट हो BA सर, ITI है, PGDC रनिंग है, 8 पास मंगा था, 13 वैकेंसी है, 3-4 हज़ार तो आएंगे। और आपको लगता है आपको मिल जाएगी ये? मुझे तो नहीं लगता सर, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। यदि बेरोजगारी इतनी ना होती तो इतना भीड़ लगती ही ना। MP में अभी तक कहाँ से 2017 में भर्ती हुई थी, 2017 से अभी तक कोई वैकेंसी नहीं निकली। ITI BSc। अच्छा, ग्रेजुएट हैं आप? हाँ। और ये काय की भर्ती देने आए आप? चपरासी की। हमारे यहाँ 25 पद थे, 22 प्यून के भर्ती के जो हैं और 3 पद जो हैं ड्राइवर के हैं, और वही भर्ती यहाँ पर चल रही है। और इन 25 पोस्ट के अगेंस्ट जो लगभग 9,500 कैंडिडेट्स के एप्लीकेशंस आई हैं, जिसमें से जो हमने इसके लिए 8 बोर्ड बनाए हैं, उसमें से 3 बोर्ड जो हैं ड्राइवर की भर्ती के लिए हैं, वो हमारी भर्ती पुलिस लाइन में हो रही है, और 5 बोर्ड जो हैं जिला न्यायालय परिसर में ही हैं, वर्कआउट कर रहे हैं। एक साल में कम से कम 1 लाख भर्तियां सरकारी की जाएंगी। बैकलॉग के पद भरने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये रोजगार की गारंटी जो मैं, रोजगार चाहिए, एक शासकीय सेवाओं में रोजगार, लेकिन इतना मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूं कि सबको नहीं मिल सकता शासकीय सेवा में रोजगार। पढ़ाई का अर्थ केवल सरकारी नौकरी नहीं है। ऐसे हर जगह भांजे भांजियों की ये भीड़ मामा जी के भाषण की सच्चाई बता रही है। सो अब सरकार नई स्कीम लाई है।
भारी भरकम बैठक हर महीने रोजगार दिवस की शुरुआत के लिए 12 जनवरी यानी विवेकानंद जयंती से जिला, ब्लॉक, पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित होगा। रिकॉर्ड बनाने की बात हो रही है, सो एक पुराना रिकॉर्ड फिर देख लीजिए। मध्य प्रदेश के रोजगार पंजीयन के दफ्तरों में बेरोजगारों की कुल संख्या 32,57,136 है। सिर्फ इतने बेरोजगारों को नौकरी देने में करीब 20 साल लग जाएंगे। ये बेरोजगारी तब है जब 1 लाख से ज्यादा सरकारी पद ही खाली हैं। स्वरोजगार का ढोल पीटने वाली सरकार में स्ट्रीट वेंडर योजना के लिए 15,24,222 आवेदन आए। 2,25,159 आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए। 99,121 हस्ताक्षर का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें 82,000 उच्च शिक्षित युवक हैं। एक एक पद के लिए 300 से 400 आवेदन। नौकरी मिल नहीं रही, लेकिन सरकार आयोजनों में व्यस्त है। 12 जनवरी को कितने बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा हम ये तो नहीं बता सकते, लेकिन इतना ज़रूर बता सकते हैं कि इस आयोजन में और इस आयोजन के पीछे विज्ञापनों में कितने करोड़ रुपए खर्च होंगे। और जब ये सब चकाचौंध होगी तो कतार में खड़े बेरोजगार की तस्वीर कोई दिखाए भी तो क्यों। उज्जैन से अजय, शिवपुरी से अतुल और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे उत्तर प्रदेश। लखीमपुर खीरी मामले में क्या कहती है चार्जशीट, बताएंगे। और अब देश की बात में खबर है उत्तर प्रदेश से। लखीमपुर में 3 अक्टूबर को 5 किसानों को थार से कुचलकर मार दिया गया था। इस मामले में आज एसआईटी ने करीब 5,000 पन्नों की चार्जशीट अदालत में दाखिल की है। इस कांड में 13 लोग जेल में हैं। एसआईटी का दावा है कि किसानों को इस थार से अनजाने में नहीं बल्कि कत्ल करने की नीयत से कुचला गया। 5,000 पेज की चार्जशीट में एसआईटी ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा और उसके साथियों को किसानों की पूर्व नियोजित और सुनियोजित हत्या का आरोपी बनाया है। जो गवाहों से जो बयान जो हुए हैं जिन लोगों के और जांच जो की है एसआईटी ने, उसके बाद ये चीज़ क्लियर हुई है कि क्योंकि इस मामले में कई लोग थे जो लखनऊ के थे, कुछ बाहर के भी लोग थे, तो इन्होंने पूरी प्लानिंग करके बाहर से जो है गुंडों को बुलाया था। उसके बाद प्लानिंग करके किसानों को मारा गया है। ये चीज़ क्लियर हो गई थी एसआईटी की जांच में। 3 अक्टूबर को लखीमपुर के तिकुनिया इलाके में जिस थार से किसानों को कुचला गया था, उस काफिले में 3 गाड़ियां शामिल थीं। सबसे आगे थार थी जो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के नाम है। उसके पीछे फॉर्च्यूनर थी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश दास के भतीजे अंकित दास की थी, और उसके पीछे स्कॉर्पियो थी जो वीरेंद्र कुमार शुक्ला की है। चार्जशीट दाखिल कर दी गई है क्या? चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। किस मामले में? 219 में। ठीक है, वही तिकुनिया हिंसा मामले से जुड़ी। ठीक। अच्छा, कोई नाम, कुछ नाम भी बढ़े हैं क्या? शुक्ला नाम बढ़ा। ये क्या धारा लगी क्या उन पे? 201। चार्जशीट के मुताबिक इस कांड से जुड़े 4 लोगों के पास असलहे थे, जिनमें गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा, अंकित दास के गनर नफीस और अंकित दास के साथी नंदन के पास लाइसेंस वाले असलहे थे, जबकि आशीष के साथी सुमित जायसवाल के पास अवैध असलहा। लेकिन किसान इस मामले में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का नाम दर्ज करवाने के लिए फिर अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहते हैं। अजय मिश्रा टेनी का नाम इनमें नामजद किया जाए उनको, जब उनका तहरीर में नाम है, लेकिन उनका नाम नहीं है आज इस चार्जशीट में, जबकि एक्सपेक्टेशन ये थी कि उनका नाम आना चाहिए। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हमें लग रहा है नहीं हुई इस हिसाब से। थार गाड़ी अजय मिश्रा टेनी के नाम पे थी, उनका रोल भी था, उनके स्टेटमेंट भी थे, लेकिन उनको पार्टी नहीं बनाया गया, उनको नामजद नहीं किया गया इस केस में। तो आपको क्या स्थिति रहेगी, आप लोग क्या करेंगे? पैनल से डिस्कशन करना पड़ेगा, लेकिन हमको लगता है कि इस केस में अब हमको 156 डालनी पड़ेगी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने चार्जशीट में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का नाम न होने पर ट्वीट कर लिखा कि लखीमपुर खीरी नरसंहार मामले की चार्जशीट में भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ही किसानों को कुचलने की घटना के मुख्य आरोपी हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण के चलते अजय मिश्रा टेनी पर जांच की आंच तक नहीं आई है और वे अपने पद पे बने हुए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच चार्जशीट में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का नाम न होने पे तंज किया। भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसी वॉशिंग मशीन बनी हुई है, किसी अपराधी को भेज दोगे वो अपराधी लगेगा ही नहीं उसमें, कोई नई वॉशिंग मशीन खरीद करके लाएगा। लखीमपुर खीरी कांड में इंसाफ के रास्ते का ये सिर्फ पहला पड़ाव है, लेकिन मारे गए किसानों के परिवारों को एक उम्मीद की कहीं किरण नजर आई है कि यह मामला अंजाम को भी पहुंचेगा। लखीमपुर खीरी में प्रतीक श्रीवास्तव और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ
कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में अब खबर है किसानों से जुड़ी हुई। किसान आंदोलन के दौरान मेघालय के राज्यपाल डॉक्टर सत्यपाल मलिक लगातार सवाल उठाते रहे। अब उन्होंने एक बार फिर से किसानों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने जनसभा के दौरान बोलते हुए कहा कि मैं जब किसानों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री से मिलने गया तो उनसे सिर्फ 5 मिनट में ही झगड़ा हो गया था। किसानों के मामले में प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे। वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, उसने कहा मेरे लिए मरे। मैं कहा भाई आपके लिए तो मरे थे, जो आप राजा बने हुए उनकी वजह से। खैर झगड़ा हो गया मेरा। उन्होंने कहा तुम अमित शाह से मिलो। कोरोना की तीसरी लहर में सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन ऐसे में सबसे ज्यादा परेशान वो प्रवासी मजदूर हैं जो रोजी रोटी के लिए दिल्ली जैसे महानगरों का रुख करते हैं। इनको पहले लॉकडाउन के दौरान जो कुछ हुआ वो अब याद आने लगा है। फिरोजाबाद के अनवर दिल्ली में केटरर का काम करते हैं, लेकिन शादियों और पार्टियों पर बंदिशों के चलते उनके पास काम नहीं है। वो दूसरे लाखों लोगों की तरह खाली लोगों की सूची में शामिल हो गए हैं। कोरोना के पहले दौर की भयावह यादें उनकी आंखों के सामने आने लगी है। रोजगार से बैठ गए थे, कोई काम धंधा नहीं था, काम करने आ रहे थे पुलिस वाले मार रहे थे, कहीं भी नहीं निकल पा रहे थे, कहीं घूम ही नहीं पा रहे थे हम लोग। अब जब फिर दोबारा काम चालू हुआ तो फिर जो लॉकडाउन का सुनना है, फिर लॉकडाउन लग रहा है अब तो दोबारा। अब इसके बाद क्या होगा, लॉकडाउन लग जाए फिर भूखे मरेंगे हम तो, घर भी नहीं जा पाएंगे। अगर लॉकडाउन लग गया तो फिर पैदल जाना पड़ेगा दोबारा यहाँ से यूपी तक, फिर कचड़ियाँ कुत्तों की तरह पैदल पैदल। क्या फायदा है काम में? हमारा काम यही है भाई, रोज का कुआं खोदना, रोज का पानी पीना। यहाँ से 500 मिलते हैं, 500 में से 400 घर जाते हैं, 100 अपनी जेब में रखते हैं खर्चे के लिए। अब देखो कब तक छुट्टी रहती है, लॉकडाउन कब तक लगा रहेगा, कोई समझ में नहीं आ रहा। रात को 10 बजे चालू कर दिया, दिन में भी चालू हो गया, कब वही चालू दिन में। 32 साल के मोहम्मद आलम शामियानों के कारोबार में हैं। कोरोना की पहली लहर में वो 8 महीनों के लिए यही दिल्ली में फंसे रह गए थे। मकान का किराया देने और 2 वक्त की रोटियों के लिए उन्हें कब्रें खोदने का काम तक करना पड़ा था। हाँ, तो पहले लॉकडाउन में हम क्या कहता है, काम ऐसे करता था जहाँ मिलता था, बोरे बोरे अनाज उनाज पहुँचाता था स्कूलों में। अच्छा। और कब्रिस्तान भी खोदा हूँ मैं। काम चल रहा था तो कुछ कमाया पैसा था। अभी काम हल्का चल रहा है, अभी चल नहीं रहा। अब वापस काम मंदा हो गया एकदम? हाँ, मंदा हो गया। क्या पैसा तो वो हो रहा है कि पैसा भी नहीं आ रहा है जेब में। कैसा करेंगे अब, जैसा होगा वो देगा, ऊपर वाला देगा, हमारा हाथ में नहीं है। यहाँ पे रहने लायक पैसा ही नहीं बचा बिल्कुल। हाँ, तो फिर कैसे जा नहीं पाएंगे हम। जिस हिसाब से दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लगता है कि अगली पाबंदी निर्माण कार्यों और कारखानों पर लगेगी। दोनों ही सेक्टरों में बड़ी संख्या में बाहर के कामगार हैं, इसलिए हो सकता है कि एक बार फिर पलायन का दौर शुरू हो। 26 साल के गोलू अहरवाल दिल्ली में निर्माण कार्यों में मजदूरी करते हैं। पहले लॉकडाउन के वक्त उनको पैदल चलकर तकरीबन 800 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के छतरपुर लौटना पड़ा था। उनका कहना है कि फिर पाबंदियां लगती है तो उनके सामने लौटने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं होगा। कितने साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पर 3 साल। 3 साल से? हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, जब पहली बार कोरोना का हुआ था लॉकडाउन, क्या क्या समस्या हुई थी? बहुत समस्या हुई थी, पैदल जाना पड़ता था सर, और वाहन भी नहीं चल रहे थे, बंद हो गए थे, तो हम पैदल गए थे गाँव छतरपुर। अब जैसे कोरोना के केस एक बार फिर से बढ़ रहे हैं, हाँ, तो अगर लॉकडाउन लगता है तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती है आपको? बहुत दिक्कत आ सकती है, काम हमारा बंद हो जाएगा, पैसे नहीं कमाएंगे हम, घर जाना पड़ेगा। यही समस्या है सर, घर पे यही समस्या आती है, खाली बैठे रहते, पैसे आते नहीं हैं। खेती है, खेती करते हैं, बस सबको डर है, लॉकडाउन का भी है, कोरोना का भी डर है, सारा चीज का ही डर है। दिल्ली सरकार के ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के मुताबिक अगर अस्पतालों में भीड़ बढ़ती है और रेड अलर्ट जारी होता है तो इसके मायने ये होंगे कि निर्माण कार्यों पर पाबंदियां, लेकिन वहां नहीं जहां मजदूर भी रहते हैं। दुकानें, मॉल्स और साप्ताहिक बाजार बंद। शादियों में सिर्फ 15 लोगों की अनुमति। जरूरी सामान की ही डिलीवरी।
रेस्टोरेंट में सिर्फ टेक अवे ही, शादियां सिर्फ घर या कोर्ट में ही। लेकिन दिल्ली सरकार कह रही है कि दहशत में आने की जरूरत नहीं है। लोग थोड़ा सतर्क रहें, जो प्रोटोकॉल का उसका पालन करें तो मुझे सख्ती बढ़ाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। और मैं मीडिया से भी थोड़ा निवेदन करूंगा कि एक पैनिक ना क्रिएट करें। देखो अभी सिचुएशन ठीक है, दिल्ली के अंदर बहुत कम लोग सीरियसली बीमार हैं। लॉकडाउन एवं प्रवासी मजदूरों की वापसी की वजह से पहले मोटा घाटा उठाने वाले कारोबारी चौकस है और सरकार से कोई व्यवहारिक फैसला लेने की अपील कर रहे हैं। कोविड के पिछले 2 स्पेल से जहां हम अभी रिकवरी कर रहे थे अपने खोए हुए व्यापार की, एक बार पुनः देश का व्यापार कोविड की चपेट में आ रहा है और जिसको देखते हुए राज्य सरकारों ने अलग अलग तरीके की रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि कोविड पर निश्चित रूप से रेस्ट्रिक्शंस लगाई जानी चाहिए, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस इस प्रकार से लगाई जाए जिससे कि व्यापार कम से कम प्रभावित हो, अर्थव्यवस्था कम से कम प्रभावित हो। देश भर के बड़े शहरों में एक बार फिर से कोरोना के केसों में वृद्धि आने लगी है, जिसको देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार एक बार फिर से पाबंदियां बढ़ा सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले असर उन सभी प्रवासी मजदूरों पे पड़ेगा जो रोज खाने के लिए रोज कमाते हैं। तो अगर कोरोना के खिलाफ जंग में पाबंदियां बढ़ाना जरूरी है तो उम्मीद इस चीज की भी है कि सरकार कम से कम इस बार इतने कदम ठीक से उठाए ताकि जो यातनाएं इन लोगों ने पलायन के दौरान झेली वो फिर से इन्हें झेलनी ना पड़े। कैमरा पर्सन सुशील राठी के साथ अक्षय डोंगरे, एनडीटीवी इंडिया। देश की बात में अब खबर है चुनावी राज्य पंजाब से। पंजाब में फिर से अगर सरकार बनने पर कांग्रेस ने हर महिला को 2000 रुपए महीने देने का वादा किया है। महिलाओं के लिए पंजाब कांग्रेस ने नए ऐलान किए हैं। पंजाब कांग्रेस के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि महिलाओं को हर साल 8 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मोहम्मद गजाली। पंजाब में तापमान तो गिर रहा है, ठंड है, हिमाचल में है, पंजाब में है, हरियाणा में भी है, लेकिन जो चुनावी तापमान है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। चुनावी पारा जो है पंजाब का बढ़ता हुआ दिख रहा है। और इसी सिलसिले में आज बात करेंगे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की, जिन्होंने बरनाला में एक रैली को संबोधित करते हुए महिलाओं के लिए कुछ घोषणा कर दी, जिससे पंजाब की राजनीति में या आज की अगर राजनीति की बात करें तो वही चर्चा का विषय बना हुआ है। नवजोत सिंह सिद्धू ने रैली को संबोधित करते हुए महिलाओं के लिए घोषणा ये की है कि जो महिलाएं घर में रहती हैं, घर का कामकाज करती हैं, उनको सालाना 2000 रुपए हर महीने दिया जाएगा। एक साल में 12 महीने में 2000 रुपए उन महिलाओं को दिया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने महिलाओं के लिए यह भी बात कही कि उन्हें एक साल में 8 फ्री गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। कॉलेज स्कूल जाने वाली बच्चियों या लड़कियों के लिए घोषणा की है नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि जो बच्ची 5वीं क्लास पास करेगी उसे 5000 रुपए, 8वीं क्लास पास करने पर 10,000 रुपए, 10वीं क्लास पास करने पर 15,000 रुपए और 12वीं क्लास पास करने पर उन्हें 20,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिससे स्कूल के ड्रॉप आउट रेट्स जो है महिलाओं के या लड़कियों के वो कम हो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो बच्ची 12वीं क्लास पढ़ने के बाद हायर स्टडीज के लिए या कॉलेज का रुख करना चाहती हैं, उनको एक फ्री स्कूटी भी दी जाएगी। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो लड़की आगे पीएचडी वगैरह के कोर्स के लिए या हायर एजुकेशन की तरफ ज्यादा इंटरेस्टेड होंगी, उन्हें 2 लाख के लोन की भी फैसिलिटी दी जाएगी। कुछ ही महीनों पहले अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, उन्होंने भी पंजाब में आकर यह घोषणा की थी कि 18 साल से ऊपर की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए राशि दी जाएगी। जब अरविंद केजरीवाल ने यह घोषणा की थी तो कांग्रेस के कई दिग्गज नेता, चाहे वो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हो, प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू हो या और भी दीगर नेताओं ने कड़े शब्दों में इन घोषणाओं की निंदा की थी और अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप लगाया था कि वो मुफ्तखोरी की राजनीति करके वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे अहम बात कि पंजाब में करीब 97 लाख महिला वोटर हैं। क्या वो इन फ्री बी कह लें या इन घोषणाओं से मुतासिर होंगी और उसी पार्टी को वोट करेंगी जिनसे उनको ज्यादा मुफ्त के आइटम्स मिलते हैं, या वो अपने सिक्योर्ड फ्यूचर को या अपने मुस्तकबिल को, जो पार्टी उनके मुस्तकबिल को अच्छा करे या उनके फ्यूचर को सिक्योर करे, क्या उस पार्टी को वोट देंगी? यह भी देखना दिलचस्प होगा। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। और आखिर में बात खबर है दिल्ली से। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के विरोध में दिल्ली बीजेपी की तरफ से 15 जगहों पर चक्का जाम किया गया, जिसके चलते कई जगहों पर लंबा ट्रैफिक जैम हो गया।
दिल्ली में NH24 पर अक्षरधाम के पास सोमवार सुबह का नजारा। लंबा जाम लगने से दफ्तर जाने वाले लोग घंटों जाम में फंसे रहे। जाम बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाया, जिन्होंने कई बसों को पंक्चर तक कर दिया। लोग घंटों जाम में फंसे रहे और अभी भी यहाँ पर देखें कि यहाँ पर हल्का ट्रैफिक जाम लग रहा है। जो कार्यकर्ता आए थे बीजेपी के, उन्होंने दिल्ली सरकार की DTC बसों के टायर पंक्चर कर दिए हैं, जिसके चलते ये बस जो NH24 पर ही बीच रास्ते पर खड़ी हो गई है। अब जो बस के कर्मचारी हैं वो इस टायर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके चलते NH24 पर जाम लग गया है। बीजेपी दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति का विरोध कर रही है। उसका कहना है कि आप पंजाब में शराबबंदी की बात कर रही है, लेकिन दिल्ली को शराब नगरी बना रही है। जहाँ आज तक आजादी के बाद कभी शराब के ठेके नहीं खोले गए, वहाँ पर शराब के ठेके खोलकर वहाँ के मार्केट्स, वहाँ के रिहायशी कॉलोनियों को वहाँ परेशान करने का काम ये दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने नई शराब नीति के माध्यम से किया है। दिल्ली बीजेपी ने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए 15 जगहों पर चक्का जाम किया। इसमें कई बीजेपी सांसद भी शामिल हुए। बीजेपी नेता आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली सरकार शराब माफिया से मिलकर धार्मिक स्थलों, स्कूलों और रिहायशी इलाकों में शराब की दुकानें खुलवा रही है, जबकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी शराब माफिया से मिली हुई है। दिल्ली में जगह जगह अवैध शराब बिकती थी। बहुत सारे इलाके भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे बना रखे थे जहां पे वो शराब की जो लीगल दुकानें हैं उनकी जगह अवैध दुकानें खोल के माफिया के साथ चलवाते थे। इससे जब नई नीति अरविंद केजरीवाल जी ने बनाई तो उससे 3,500 करोड़ रुपया जो चोरी हो रहा था वो चोरी रुक गई। अब जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी और शराब माफिया दोनों 3,500 करोड़ रुपए में हिस्सेदारी कर रहे थे। वो चोरी रुकी है तो भारतीय जनता पार्टी को दर्द तो होगा ही। नई शराब पॉलिसी के तहत दिल्ली में करीब 850 प्राइवेट दुकानें खोली जानी हैं, जिनमें करीब 500 दुकानें खुल चुकी हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन शशिकांत झा के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया।